जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर सख्त कामयाब होता। जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर सख्त कामयाब होता। फिर कद्र ना होती किसी हुनर की और ना ही कोई सख्त लाजवाब होता। फिर कद्र ना होती किसी हुनर की और ना ही कोई सख्त लाजवाब होता। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। समस्त छात्र छात्राओं को आपके अपने चैनल शौर्य एकेडमी परिवार में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी बोर्ड ने अभी पेपर जारी कर दिए हैं 2023 के लिए, और हमें बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है प्रत्येक विषय में। अगर आप चाहते हैं कि सभी विषयों का पैटर्न जानें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कर लें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं संस्कृत 2023 का मॉडल पेपर। आप अपनी आंखों से देख लीजिए, ये पेपर मेरा बनाया हुआ नहीं है, यूपी बोर्ड के ऑफिस से दिया गया ऑफिशियल पेपर है। और अब हम आपको दिखा देते हैं क्या क्या इंस्ट्रक्शंस 2023 में आपको फॉलो करने हैं। यहाँ देख लीजिए, 2022-23 का ये पेपर है, लिखा हुआ है। सबसे पहली बात, जो सबसे बड़े बदलाव देखने को मिले हैं वो OMR शीट पर आपको पेपर देना होगा। यानी जो 20 मार्क में क्वेश्चन आएंगे वो आपको OMR शीट पर रंगना होगा, और गद्यांश और पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर आएंगे। ये दो बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य निर्देश दिए गए हैं। कितने नंबर का है ये? 70 नंबर का पेपर है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। समय कितने हैं? 3 घंटे 15 मिनट नोट में दिया हुआ है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट जो है उसमें बच्चों को पढ़ने हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों, खंड अ तथा खंड ख में विभाजित है। खंड अ तथा ब 2 उपखंडों, उपखंड क और ख में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प का चुनाव करके OMR शीट नीले अथवा काले पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। ये ध्यान रखें, नीले और काले बाल पॉइंट से, आप काला ही इस्तेमाल करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। एक प्रश्न का सही जवाब देने पर 1 अंक दिया जाएगा। खंड अ हेतु 1 घंटे का समय निर्धारित है। बोर्ड के अनुसार 1 घंटे दिया गया है, लेकिन आप चाहें तो 15-20 मिनट में इसको कर सकते हैं। खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे समय निर्धारित किया गया है। आप बहुविकल्पी के प्रश्नों को बचाकर विस्तृति में लगा लीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। कौन प्रश्न कितने नंबर का है उसके सामने दिया हुआ है। खंड ब के प्रत्येक उपखंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है, ये ध्यान देने वाली बात है। खंड ब के प्रत्येक उपखंड जब आप शुरू करेंगे तो उनके सभी प्रश्न एक साथ करने हैं, छोड़ छोड़ के नहीं करने हैं। प्रत्येक उपखंड नए पृष्ठ से प्रारंभ किए जाएं। जब भी नया उपखंड शुरू करें तो नए पेज का इस्तेमाल करें। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न आपको करने हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न अर्थात बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, उपखंड क है। प्रश्न संख्या 1 एवं 2 गद्यांश आधारित प्रश्न है। गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और उत्तर का चयन करें। बच्चों, जो प्रश्न बहुविकल्पी का पहला और दूसरा आएगा उसको क्या करना है, यहीं से गद्यांश जो दिए रहेंगे उसमें से उसका आंसर चुनना है। पहला जो दे रहा है, उक्त गद्यांश का शीर्षक कौन है? शीर्षक क्या है इसमें? पहले गद्यांश को आप ध्यान से पढ़ेंगे और फिर शीर्षक ढूंढेंगे। शीर्षक क्या है इसमें? ख ऑप्शन सही होगा, आदि शंकराचार्य। पहले का ऑप्शन में कौन सही रहेगा? ख, आदि शंकराचार्य। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। शंकर कस्मिन प्रदेश से जन्म लेते हैं? तो शंकर किस प्रदेश में जन्म लिया था? सबको पता होगा, केरल प्रदेश से। अर्थात प्रश्न दूसरा का ख आंसर सही है। अब इसके बाद जो प्रश्न है तीसरा, गुरु नानकस्य पितु नामक किम? गुरु नानक के पिता का नाम क्या था? यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या सही होगा? कालू मेहता। पहला ही ऑप्शन इसमें सही होता है, कालू मेहता। ऑप्शन में थे नानकान साहेब, रैदास, अंगदेव, तो कौन सा सही होगा?
कालू मेहता। चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। वृक्षा कह सलीब पान कुर्यंत, इसका आंसर कौन हो जाएगा? ख सही होगा। पादे अर्थात पैरों से, पेड़ का पैर मतलब जड़, जड़ से सलील अर्थात जल ग्रहण करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। पृथ्व्यः कति रत्नाय सन्ति, पृथ्व्याम कति रत्नानि सन्ति, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? त्रीणि। ऑप्शन नंबर ग सही होगा इसमें, त्रीणि। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन है अभिवादन शिलस, अभिवादन शिलस आगे डैश 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 है। वृद्धोपसेनुः श्लोक की पंक्ति पूर्ण करें। इस श्लोक में जो आपका संस्कृत का श्लोक है इसमें कुछ छोड़ा गया है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में इसको भरना है। यहाँ क्या भरा जाएगा? नित्यम, नित्यम भरा जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर ख सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन है कर्मधिरेषु मा फलेषु कदाच सुक्ति, जो ये सुक्ति है इस किस पाठ से उद्धृत की गई है, उस पाठ का नाम बताना है। कौन सा पाठ है ये? गीतामृतम, गीतामृतम पाठ से लिया गया है। ऑप्शन नंबर घ सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 किम नाटकम दुष्टता गंधिदा हृदयम परिवर्तनम, अर्थात किस नाटक से गांधी जी का हृदय परिवर्तित हुआ था। अगर संस्कृत में न समझ में आए तो हिंदी में तो समझ सकते हैं, इसको मिला मिला के हिंदी में कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है आधे से अधिक बच्चों का संस्कृत बहुत ही कमज़ोर होगा। ठीक है, ये गलत बात है, संस्कृत मजबूत करना चाहिए। फिर भी अगर नहीं आता है तो बोर्ड के पेपर कैसे पास करेंगे, वो तरीके मुझे बताने हैं। तो गांधी जी कौन से नाटक को देखे थे और उनका हृदय परिवर्तन हुआ था? हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ख सही है 8 का। चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वें क्वेश्चन में जो नागानंदस्य नाटकस्य था उसके रचयिता का नाम पूछ रहा है, कौन थे? हर्षवर्धनम। 9 का आंसर कौन हो जाएगा? हर्षवर्धनम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 अर्थात प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि क अकथ्यत, कौन थे जो ये कहे थे? जसविंदर। ऑप्शन कौन हो जाएगा? 10 का ख सही हो जाता है। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आ रही हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, मेरा कर्तव्य है आपको पेपर हल करा देना, और आपका कर्तव्य है क्लास 10th के सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर देना, ताकि वो भ्रमित न रहें। कुछ जगह पर, कुछ विद्यालयों में ऐसा होता है कि कुछ शिक्षकगण हमारे अर्थात सम्मानित शिक्षकगण वो बेचारे कुछ जान नहीं पाते हैं, और होता क्या है कि परंपरागत तरीके से पढ़ाते रहते हैं, बुक से ही पढ़ाते रहते हैं, ना वे मॉडल पेपर देखते हैं, ना यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर विजिट करते हैं। ऐसे में दिक्कत होती है बच्चों को, तो वो सहायता बच्चों को हमारे द्वारा यूट्यूब पर मिलती रहेगी। सौर एकेडमी परिवार चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो तो आप कर ही लेंगे, वो अलग की बात है। बाकी आप इसे अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, ताकि सब लोग अच्छे नंबरों से पास हों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। इक प्रत्याहार के वर्ण है, कौन से वर्ण होते हैं? याद है? ऑप्शन नंबर ख इसमें सही होगा, ई उ री ली। 11 का ख सही होगा। अब चलते हैं 12 की तरफ। त का उच्चारण स्थान क्या है? त जो हम लोग बोलते हैं वो कहाँ से बोलते हैं? उच्चारण स्थान इसका क्या होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है कंठ, मृधा, दंत, ओष्ठ। तो त बच्चों त बोल के देखो कहाँ से निकलता है? दांत की जरूरत पड़ती है, दांत को संस्कृत में दंत बोलते हैं। कौन सा सही हो जाएगा? 12 का ग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हरिम, हरिम वंदे में संधि है, कौन सी संधि है? तो इसमें हो जाएगी अनुस्वार संधि। 13 का ख सही होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। नमस्ते का संधि विच्छेद करिए,
नमस्ते जो शब्द है इसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा, नमः प्लस ते, नमस्ते। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 में दे रहा है राजा पद की विभक्ति एवं वचन का रूप है। रागा, राज्ञा जो पद होता है वो किस विभक्ति एवं वचन का रूप है? ठीक है, तो द्वितीय विभक्ति तो हो नहीं सकता। चलते हैं अगले आगे। तृतीय विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा तृतीय विभक्ति एक वचन। ठीक है, तृतीय विभक्ति एक वचन, ऑप्शन नंबर ख। अब चलते हैं क्वेश्चन 16 की तरफ। वारि पद का षष्ठी एक वचन का रूप बताइए, क्या होगा? वारिणाम, वारिणी, वारिणी, वारिणे। देखो बच्चों, इनमें वो ऑप्शन नहीं है। जो ऑप्शन होना चाहिए वो होता है वारी, आड़ा के बाद वारिड़ा होता है, जो कि कहीं नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें सही नहीं है कोई, और इसमें नन ऑफ दिस भी नहीं दिया है, अर्थात इनमें से कोई नहीं दिया है। हो सकता है मिस प्रिंट हो गया हो, कुछ गलती हो गई हो। अगर ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड में आ जाए तो आपको उसका पूरा नंबर मिलता है, आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसका नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 नमामि रूप है, नमामि रूप है। ऑप्शन में दे रहा है लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, इनमें से कोई नहीं। तो देखो बच्चों, इनमें से कोई नहीं होगा, तीनों नहीं है, तो ऑप्शन नंबर घ हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 18 की तरफ। भवेय रूप किस लकार का है? कौन सा लकार है वो बताना है। तो इसमें कौन सा लकार हो जाएगा? विधि लकार, विधि लकार है, मतलब ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। प्रतिदिनम में समास है, प्रतिदिनम में कौन सा समास है वो बताना है। बहुव्रीहि है कि अव्ययी भाव है, द्विगु है, कर्मधारय है? तो इसमें होता है अव्ययी भाव समास, तो ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में दे रहा है त्रिभुवनम का समास विग्रह कीजिए। इसका समास विग्रह करना है, कौन सा इसका होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क। 20 का कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर क। मेरे प्यारे बच्चों, इन सभी चीज़ों को ध्यान देना है, और जिन बच्चों का अभी तक तैयार नहीं है वो मेहनत करें और संस्कृत को पढ़ें। संस्कृत एक अच्छी भाषा है, ये देववाणी है, बीच में विलुप्त हो रही थी, लेकिन जिन बच्चों ने संस्कृत को चुना है वो धन्य है। संस्कृत हमारी देवों की भाषा है। अब शुरू करते हैं खंड ब। खंड ब है ये, और वर्णात्मक प्रश्न अर्थात विस्तृत प्रश्न, इनको विस्तार से लिखना है। अब तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न जो एक एक नंबर के मात्र थे, और उनमें कौन सा विकल्प सही था उसको लगा रहे थे। उपखंड ख है ये, इसमें निर्देश दिया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, अर्थात इसमें सभी प्रश्नों को करने हैं। पहला प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित प्रश्न निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर दो गद्यांश दिए हुए हैं, आपको ध्यान से देख लीजिए। दो गद्यांश दिए हुए हैं, क और ख, क और ख दिए हुए हैं, और इसमें से एक को आपको करने हैं। या तो आप क को करेंगे या आप ख, जो आपको समझ में आए। पढ़े हैं तो दोनों समझ में आएगा, लेकिन जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है उसको आपको चुनना है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना है। इसको हिंदी में अनुवाद करना है। कितने नंबर मिलेंगे इस पे? इस पे आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। अगर इस गद्यांश का आप हिंदी में अनुवाद कर लेते हैं तो आपको 4 नंबर यहाँ से मिलेंगे। एक ही करना है, दोनों करने की गलती मत करिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर।
निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। 3 दिया हुआ है। क दिया हुआ है कवि कुल गुरुः कालिदास, और दूसरा दिया है विश्व कवि रविंद्रनाथ के बारे में, और तीसरा दिया है मदन मोहन मालवीय के बारे में। तीनों में से किसी एक का, ये तीनों लेसन के नाम है, पाठ हैं, इनमें से किसी एक का सारांश हिंदी में लिखना है कि उस पाठ में क्या दिया हुआ है। इसको विस्तार से लिखना है और आपको कितने मिलेंगे, इस पे 4 नंबर मिल जाएंगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हिंदी में व्याख्या कीजिए। देखो बच्चों, यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 श्लोक दिए हुए हैं, एक क है और ख है। 2 श्लोक दिए हुए हैं संस्कृत के, और इनमें से किसी एक श्लोक का आप हिंदी में व्याख्या करेंगे। संस्कृत में नहीं लिखना है, किस में लिखना है, हिंदी में। इसका अर्थ जो होगा उसको हिंदी में लिखेंगे तो यहाँ भी मिलेगा आपको 4 नंबर। मतलब 3 क्वेश्चन हो गए 4-4 नंबर के। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या क्या है, 4। इसमें तरह निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्त का हिंदी में व्याख्या कीजिए। यहाँ पर 3 सूक्तियाँ दी हुई हैं, क, ख, ग, और किसी एक सूक्ति का हिंदी में व्याख्या करना है, हिंदी में उसका अर्थ लिखना है। इस पे मिलेंगे आपको 3 नंबर। समझ में आ रहा है? पहला क्वेश्चन कितने नंबर का था, 4 नंबर, दूसरा क्वेश्चन 4 नंबर, तीसरा क्वेश्चन 4 नंबर, और चौथा क्वेश्चन 3 नंबर। फिर चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। यहाँ जो श्लोक दिए हुए हैं, 2 श्लोक है यहाँ पे, और इन दोनों श्लोक का अर्थ किस में लिखना है, संस्कृत में लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रहे कि संस्कृत में लिखना है, और इस पे मिलेंगे आपको नंबर 4 नंबर, यहाँ से मिलेंगे, एक का ही लिखना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्र चित्रण हिंदी में कीजिए। चरित्र चित्रण उसका हिंदी में लिखना है। कौन कौन है देख लीजिए। पहले नंबर पे है महात्मा मनस स्मरणीय पाठ के आधार पर महात्मा गांधी जी का चरित्र चित्रण लिखना है। करुणिको जीवतवाहन पाठ के आधार पर जीवतवाहन का चरित्र चित्र लिखना है। वयम भारतीयम पाठ के आधार पर दीपक का चरित्र चित्र लिखना है। इनमें से किसी एक का आपको चरित्र चित्र लिख देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का ये क था, कौन था बच्चों, क था। अब शुरू करते हैं 6 का ख। ख में दिया हुआ है, में से किसी एक प्रश्न का संस्कृत में लिखिए उत्तर। इसका उत्तर क्या करना है बच्चों, संस्कृत में लिखना है, हिंदी में नहीं लिखना है, ध्यान रहे। पहला क्वेश्चन है महात्मा नाम कुत्र जन्म लेभे, मतलब महात्मा का जन्म कहाँ हुआ था। दूसरा है जीमुतवाहनम कस्य पुत्र आसित, अर्थात जीमुतवाहन किसके पुत्र थे। तीसरा है सुमेधा कस्य तन्या आसित, सुमेधा किसकी तन्या थी। इन तीनों का आंसर आप संस्कृत में लिखेंगे। ठीक है, आप इनको संस्कृत में लिखेंगे, कितने नंबर मिलेंगे, 2 नंबर आपको मिलने वाले हैं इस पे। ठीक, एक प्रश्न का आंसर लिखना है, 2 नंबर का है, 3 रहेंगे आपको और 2 लिखना है। जितने भी प्रश्न उत्तर आपके सिलेबस में है उन सभी प्रश्न को उत्तर के साथ एक वीडियो आएगी जिसमें आपको सभी आंसर समझा के दिए जाएंगे और जिनको आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं उपखंड ख की तरफ। ये उपखंड क था, अब उपखंड ख की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में निर्देशानुसार विभक्ति का नाम लिखिए। जो रेखांकित भाग है उसमें कौन सी विभक्ति है उसके बारे में आपको बताना है। पहले में क्या, राम में कौन सी विभक्ति है, दूसरा में विच्छात्र में कौन सी विभक्ति है, तीसरा विद्यालय में कौन सी विभक्ति है, इसका विभक्ति बताना है आपको। ठीक है, इसमें से एक का बताना है, 3 दिए हुए हैं आपको और केवल एक का ही विभक्ति बताना है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। निम्नलिखित में से किसी एक पद में प्रत्यय लिखिए। यहाँ पर 4 दिए हुए हैं और एक का आपको प्रत्यय बताना है। अर्थात श्रुत्वा में कौन सा प्रत्यय है ये कर लीजिए, यगंतुम में कौन सा प्रत्यय है,
पठनियम में कौन सा प्रत्यय है या अजा में कौन सा प्रत्यय है। किसी एक को करेंगे और आपको मिलेगा 2 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन कीजिए। यहाँ पे 3 दिए हुए हैं और किसका, एक का। जैसे सीता पत्रम लिखती, मया गमत्य, बालकम गीता पठत। इसमें से किसी एक का वाच्य परिवर्तन करना है। ठीक है, क्या करना है, वाच्य परिवर्तन करना। और कितने नंबर का रहेगा ये, 3 नंबर का ये आपका क्वेश्चन है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर न समझ में आ रहा है एक बार तो दूसरी बार इसको देख लीजिएगा। और इसमें जो मेन टॉपिक है उनके बारे में जल्द ही एक वीडियो आने वाली है आपकी, जिसमें और भी साधारण शब्दों में आपको समझाया जाएगा और संस्कृत में अच्छे नंबर कैसे लाएं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, संस्कृत पढ़ने तक भी नहीं आता, फिर भी आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देनी है कि आपके अच्छे नंबर आ जाए, इस पर एक स्पेशल वीडियो आएगी संस्कृत के लिए। कि यदि मान लीजिए संस्कृत आपको पढ़ने नहीं आता, पढ़ने में कठिनाई है, आप सही रूप से पढ़ नहीं पाते हैं, तब आप अच्छे नंबर कैसे लाएंगे। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं, हमारी टीम से जुड़े रहना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे अगली वीडियो जैसे ही आएंगी इसकी सूचना आप तक चली जाएगी। अब लगातार जल्दी वीडियो आती रहेंगी और ये वीडियो तब तक आएंगी जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। एग्ज़ाम के दिन तक अच्छी वीडियो आती रहेंगी जो आपके लिए अच्छे नंबर लाने में मदद करेंगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।